Assalamu alaikum. I welcome you all. Let's start our first class of Audit of Financial Statements training program. इस क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किन लोगों के लिए, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, हम आपको क्या सिखा रहे होंगे और आज की क्लास का एजेंडा कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे। देखें जी, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन का है। ठीक है। और जब मैं आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अभी ये बात कर लेते हैं कि इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। ऑडिट के प्री रिक्विजिट्स के लिए अगर आपने ऑडिट स्टडी किया हुआ है थ्योरेटिकल, तो फिर आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। और जब आपने ऑडिट स्टडी किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी ग्रिप जो है वो अकाउंटिंग और साथ जो है ना वो रिपोर्टिंग पे भी आपकी जो है ग्रिप अच्छी है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे ये भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट किसका करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनमें आपको पता है कि नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट है, देन बैलेंस शीट है, उसके बाद कैश फ्लोज हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है और साथ यहाँ पे हमारे पास नोट्स आ गए। ये सारा को सब कुछ उम्मीद है कि आपने सीख लिया होगा या आपने हमारा पहले ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन का, तो ये आपको सब कुछ पता होगा। ये सब कुछ आपने ऑडिट पढ़ लिया, अकाउंटिंग आपको आती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाना आ गई। अभी यहाँ पर आता है कि भाई इनका ऑडिट कैसे करना है। अभी बात कर लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी, हम आपको क्या सिखा रहे होंगे। आप आए हैं जी ऑडिट सीखने। हम यहाँ पे कोई थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड तो डिस्कस नहीं करने वाले, हमने प्रैक्टिकली देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे होता है। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऑडिट प्रोसेस क्या है, क्या मेन गलतियाँ होती हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इस कोर्स में आप ये सीख रहे होंगे कि ऑडिट का प्रोसेस क्या है, किस तरह से ऑडिट इनिशिएट होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट की एक्सेप्टेंस से लेके देन हमने इंटरनल कंट्रोल्स हैं, प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट है, इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्यूएट करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग को प्रैक्टिकली हमें किस तरह से देखना है। ठीक है, तो आपका अगर आप इस माइंड से चलोगे कि मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ सीख के जाना है, तो बिलीव करें कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। किस तरह से बेनिफिट होने वाला है वो समझ लें। आप ये ऑडिटर हैं जी, आपने पहले ऑडिटर नहीं, अभी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ लिया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर ख़ास तौर पर मैं फर्म्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपने कल्चर अपने सीनियर से ज़रूर पूछिएगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। जो पहला इनिशियल पीरियड होता है ना, तकरीबन 1 से 2 साल का या 1 से 1.5 साल का जो पीरियड होता है, ये काफ़ी टफ होता है। इसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती। आप अगर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो आप इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपना करने वाले हो कि ऑडिट का आपको आइडिया हो जाएगा। और ठीक है, आप वर्किंग पेपर प्रैक्टिकली सारा काम किस तरह से होता है आप बनाने के काबिल हो जाओगे, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अभी आप ये ऑडिटर हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को। और आपको जनाब यहाँ पे एक क्लाइंट पे भेजा जाता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। फॉर एग्जांपल ये जो है क्लाइंट, ये है सर्विस इंडस्ट्री, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये एनजीओ है। 3 टाइप के कंपनीज़ हैं। आपको एज एन ऑडिटर 1-2 बंदों की टीम के साथ भेज दिया गया। छोड़ दें आपके सर पे कोई सीनियर है या नहीं है, आप ही करता धरता हो। अभी तक जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया, अभी चले गए हो क्लाइंट पे। कोई भी क्लाइंट है इन तीनों में से, गलत अप्रोच देखिएगा। आप क्या कहोगे, लेट से आपने कंपनी की जो स्टाफ है उसके साथ मीटिंग की और आपने कहा जी चलो जी, जितना आपका ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना प्रीवियस, यहाँ पे जो आपका सारा रिकॉर्ड है लेके आओ, सारा रिकॉर्ड लेके आओ, हम आज ऑडिट करेंगे जी बैठ के। यहाँ पे समझिएगा, फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी है इसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ 100। आपकी टीम कितनी है, आपकी टीम है 2 बंदों की, 5 बंदों की, या वटेवर जितने भी बंदों की टीम है। तो आपको क्या लगता है कि ये 2, 4, 5 बंदों की टीम है, ये आपके पास टाइम कितना है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन,
आप ये 10, 15, 20 दिन में इस कंपनी का जो कि 100 एम्प्लॉयज़ हैं सारा रिकॉर्ड मैनेज कर रहे हैं, सारी ट्रांजैक्शंस आप ऑडिट कर लोगे? नहीं। क्या मतलब हुआ कि ये अप्रोच गलत है। हम ऑडिट किस अप्रोच से करते हैं, पहले तो ये बात हो गई। हम ऑडिट कर रहे होते हैं, समझिएगा, रिस्क बेस अप्रोच से कर रहे होते हैं। ठीक है, रिस्क बेस का क्या मतलब, हम यहाँ के सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं। ये सारी बातें हमने आगे जाके बड़े बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली देखना है। ठीक है ना, पहले आप ज़रा समझिए बात को। मतलब क्या हुआ कि जो पहला जो तरीका है वो तो गलत है कि पहला रिकॉर्ड हम सारी कंपनी का रिकॉर्ड दे दें। अगर आप ये फॉर एग्जांपल कहते भी हो ना मैनेजमेंट को, वो तो खुशी खुशी आपको सारे वाउचर्स आके दे देगी, ये लो जी फाइलें पड़ी हैं, ये कमरा आपको मिल गया, बैठो एंजॉय करो, खाना क्या खाना ये भी बता देना। ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ना आपके, क्योंकि उसने तो जब आपका टाइम पीरियड क्लोज़ होना है, 15 दिन है या 20 दिन है, सिंपल आप उसने आपके मैनेजर को कहना है कि भाई हाँ जी क्या बना हमारे ऑडिट का, चलो जी हमें तो रिपोर्ट चाहिए। क्लियर है, हमारे स्टेक होल्डर रिपोर्ट मांग रहे हैं। अभी दूसरे प्रोसेस पे आ जाते हैं, दूसरा स्टेप एक्चुअली पहला हो गया, अभी दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। ये समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ये जो ABC कंपनी है ना, ये ABC कंपनी है, आपने इसका फर्स्ट ईयर का ऑडिट कंप्लीट किया है, अभी आपका ये सेकंड ईयर है। ये क्लाइंट कॉन्टिन्यूएशन में गया है ये क्लाइंट। ठीक है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत नहीं है, बट टू वेरी एक्सटेंड ये गलत है। क्या आप क्या करते हो, आप क्लाइंट पे जाने से पहले सारी हार्ड फाइल्स एंड सॉफ्ट फाइल्स जो भी हैं, आपका कंपनी का डेटा, इस कंपनी का डेटा आपके फर्म के डेटा में अवेलेबल है, सॉफ्ट फाइल जो भी हैं आपकी, आपने क्या किया जनाब, आपने ये दोनों डेटा लिए और क्लाइंट पे पहुंच गए। अच्छा ठीक है जी, कंपनी की मीटिंग की, मैनेजमेंट ML के पॉइंट देखे, क्या क्या रिजॉल्व हो गया, क्या नहीं रिजॉल्व हो गया, इन सब को हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे जो गलत अप्रोच है, यहाँ पे आए, मैं आपको ये दिखाऊँ। ये फॉर एग्जांपल एक वर्किंग पेपर है, एग्जांपल ले लें, यहाँ पे लेट से लिखा हुआ है जी ये 2023 है, तो यहाँ पे 2023, ये 2022 है, ये वर्किंग पेपर है ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, पिछले साल का ये वर्किंग पेपर है, इसी में हमने जनाब अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दी। चलो जी ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कैश इन बैंक है, फिक्स एसेट है, जो भी जिस हेड पे भी हम काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत अप्रोच है, ये नहीं होना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा जो अप्रोच है यही फॉलो की जा रही होती है। हार्ड फाइल्स की जहाँ तक हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, वो इस तरह से, ये वैसे आपके पास स्कैन में भी होती हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसे कोई कंपनी के एग्रीमेंट्स हैं जो कि 5 साल का एग्रीमेंट है, वो आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लीगल एडवाइस है, कोई कंपनी का केस चल रहा है, जो कि आपको दोबारा ऑर्गेनाइजेशन जब आप मांगेंगे मैनेजमेंट से, वो कहेगी यार पिछले साल तो आपको दिए थे, अपनी वर्किंग पेपर में चेक करो, वहाँ पे पड़े होंगे, उठाओ उनको। ठीक है, तो यहाँ पे टू सम एक्सटेंड ये ठीक है, टू सम एक्सटेंड ये गलत है, इसको भी हम आगे देख रहे होंगे। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, ये हमारे पास अभी कंपनी है जी XYZ। ठीक है, अभी ये जो कंपनी है ना, इसका हमने फर्स्ट ईयर का ऑडिट करना है, ये सेकंड ईयर नहीं है, पहली बार हमारे पास क्लाइंट आया। हमने जो इसका प्रेडिसेसर ऑडिटर था उससे भी कांटेक्ट कर लिया और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उसको देख ली, इसको भी हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे पास इसके ऊपर यूजुअली ज़्यादा टाइम लगता है जो फर्स्ट ईयर का ऑडिट होता है। तो हमारे पास क्या अप्रोच होती है जी, ये भी गलत अप्रोच की बात मैं कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो फर्म है या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो डेटा अवेलेबल है, उसमें कंपनी टाइप जिसमें आप जा रहे हो वो क्या है। फॉर एग्जांपल वो NGO है, मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, आपने फिर क्या करना है, किसी भी NGO का ऑलरेडी जो आपकी फर्म में डेटा पड़ा हुआ है ना, आपने उसकी सॉफ्ट फाइल्स लेनी है और उसको साथ लेके तो क्लाइंट पे चले जाना है और फिर उन्हीं के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर देना है। ये 3 अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस को आज डिस्कस कर रहे होंगे कि ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, और एक्चुअली अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो एक राइट तरीक़ाकार क्या है। क्लियर हो गया? चलें जी, मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ अभी और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले आप फ्लो समझिएगा। आपके पास क्लाइंट आ गया, आपकी जो बेहतर अप्रोच होनी चाहिए, पहले आप कंपनी की टाइप देखें, कंपनी की टाइप क्या है, ये हम पिछले पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं।
फिर उसके अकॉर्डिंगली कंपनी जो अच्छी फर्म्स हैं उन्होंने क्या किया होता है कि इंडस्ट्री वाइज उनके पास ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि ऑडिट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, उन पॉइंट्स की यहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे बात करूँ तो भाई आपके जो मैनेजर्स हैं उनका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस होता है, सीनियर मैनेजर्स का, तो आप उनके साथ मीटिंग करोगे। ऑडिट टीम जो है वो मीटिंग करेगी कि सर इस क्लाइंट के बारे में आप रेफ़र करें, यहाँ पे क्या क्या जो हैं वो एरियाज़ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, मटेरियलिटी के रेलिवेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के रेलिवेंट आप अपने मैनेजर से मीटिंग करोगे। ठीक है, आपने यहाँ पे मैनेजर से मीटिंग की एंड देन आप क्लाइंट पे आओगे और क्लाइंट की जो मैनेजमेंट है, क्लाइंट मैनेजमेंट, यहाँ से आप इनसे आप मीटिंग करोगे। मीटिंग किस तरह करोगे वो बताता हूँ मैं आपको। ये नहीं कहोगे कि भाई जितना पिछले साल का रिकॉर्ड था हमें लेके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से कहोगे कि भाई मुझे अपना प्रोसेस या आप मुझे फ़्लो समझाओ। क्या मतलब, क्या फ़्लो समझाओ? आप तो ऑडिट करने आए हो, आप क्या ये समझ रहे हो? आप ऑडिट करने ज़रूर गए हो, लेकिन आपको क्लाइंट के साथ ये मीटिंग करना है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस कहाँ से इनिशिएट हो रहा है और एंड तक कहाँ जा रहा है, इसमें कौन कौन बंदे इन्वॉल्व होते हैं, इसके क्या क्या आपके यहाँ कंट्रोल्स हैं, नो। तो फिर आप उसका समझोगे कि ये एक्सपेंस का तरीक़ाकार क्या है, इसी तरह रेवेन्यू का तरीक़ाकार क्या है, इसी तरह जो भी यहाँ पे हेड्स होंगे आपके पहले डिटेल मीटिंग करोगे, अपने पास एक पैड रखोगे, आप नोट करोगे, प्रॉपर आप वॉक थ्रू टेस्टिंग का रिकॉर्डिंग करोगे अपने पास। ये मैं आपको एक जो है ना बेहतर तरीक़ाकार बता रहा हूँ, राइट तरीक़ाकार बता रहा हूँ। अभी आप ये कंपनी है जी ना, कंपनी में आप चले गए, आपने बताया, पूछा भाई मुझे एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग का तरीक़ाकार बताओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थे, वो कहता है आप जिस बंदे के पास भी गए हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है जी मिस्टर अली है जी। ये जो मिस्टर अली है ना, ये इस कंपनी का करता धरता है, एक ही एम्प्लॉई है और एक ही जो एम्प्लॉई है ना ये सारे काम करता है। क्या काम करता है वो पहले आपको बता रहा है कि भाई देखें, जो भी लाइक आप ऑडिटर है मिस्टर ABC, यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं। एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे इनिशिएट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, वो ऑथराइजेशन और अप्रूवल में जाती है। जैसे ही वो ऑथराइज या अप्रूवल में चली गई, यहाँ से वो पास हो जाती है, इसके बाद वो क्या होता है जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजैक्शंस में चली जाती है कि ये वाला जो एक्सपेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिकॉर्ड होगा अकाउंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट डिपार्टमेंट में, और ये बंदा भी वही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वही बंदा है, और उसके बाद वो पेमेंट प्रोसेसिंग में चली जाती है और यहाँ पे इसकी पेमेंट हो जाती है, और लास्ट में जनाब उसकी रिपोर्टिंग हम कर देते हैं या उसकी रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर हो जाती है। ये एक्सपेंस का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है। समझ आ गई? अभी एज एन ऑडिटर इस प्रोसेस को आप ज़रा देखें, समझें कि एक्सपेंस का उसने आपको एक वॉक थ्रू बना के दिया, ये मैंने आपको बड़े सिंपल वर्ड में बताया, तो आप ये बताएं कि इसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। भाई ऑडिट पढ़ लिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या इश्यूज़ आ सकते हैं कि एक बंदा है, ये ABC कंपनी है, कोई भी कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्विस कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग वट जो भी है, उसने आपको ये बताया कि भाई ये सारा प्रोसेस है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेंगे, दूसरे स्टेप में हम ऑथराइज अप्रूव करेंगे, तीसरे में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, चौथे में पेमेंट, और पाँचवें में रिकॉन्सिलेशन और रिपोर्टिंग भी कर देंगे। और ये बंदा करने वाला एक है, सब काम करने वाला एक बंदा है। पहले यहाँ पे स्केप्टिज़म की अगर बात करें तो आपके माइंड में क्या आया? यहाँ पे आप पॉज करें, ज़रा इसको ज़रा आप क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड करें, फिर मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ। एक बात मैं आपको बताना स्टार्ट में ही भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीरिक्विजिट्स में एक्सेल भी है, तो आपको एक्सेल के ऊपर काम आना चाहिए, किस तरह से आप नेविगेट करेंगे। इसके रेलिवेंट ना एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट में होगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाना चाहिए कि किस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेविगेट करते हैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, राइट।
अच्छा, अभी उम्मीद है कि आपने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली होगी। देखें, सबसे यहाँ पे पहला पॉइंट आया, वो क्या था? वहाँ पे था कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। ये 2 पॉइंट आ गए। ये है सारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक बंदे के पास है, वो क्या है? मिस्टर अली। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं ही कोई नहीं शुरू से। इस पूरे प्रोसेस में 5 के 5 स्टेप के प्रोसेस में आपको क्या इस एंटिटी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हो, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी नज़र आ रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी नहीं है। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल्स हैं? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि भाई क्या यहाँ पे कोई इंटरनल कंट्रोल्स हैं भी सही, कोई डिज़ाइन हुए होंगे, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कोई? यहाँ पे पहला ये आता है कि भाई इस एंटिटी में डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स कोई नहीं है। क्या मतलब? हमें डायरेक्ट किधर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे, ताकि हम रीज़नेबल एश्योरेंस की बात कर लें। यहाँ पे तो सारी खिचड़ी पकी हुई है। समझ आ गई बात? अभी मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ। ये रिमूव हो गया। अच्छा, अभी दूसरे सिनेरियो की ज़रा बात कर लें। दूसरा सिनेरियो क्या है? आपने ये स्टेप्स तो सारे देख लिए, ये स्टेप्स सारे वैसे के वैसे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम करते ये हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ लेके आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक हम यहाँ पे एक और बना देते हैं। यहाँ पे हम एक बंदा हायर कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल असिस्टेंट मैनेजर है जी। ये इसका काम क्या है? ये ऑथराइज अप्रूव करेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पे हमारे पास पेमेंट वाला भी सेक्शन आ गया, तो यहाँ पे पेमेंट वाला बंदा और है, और लास्ट में रिकॉन्सिलिएशन जो है वो चलो इनमें से कोई बंदा कर रहा है। हम यहाँ पे क्या लेके आ गए? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हम यहाँ पे लेके आ गए। हमने यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे उनको यहाँ पे हमने डिज़ाइन भी कर दिया एंड इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये कंपनी की बात हो रही है, ठीक है ना? ये डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कर दी। समझिएगा, अभी कोई भी वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस इनिशिएट हो रहा है, उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है, ठीक है। अभी वो आता है इस पर्सन के पास, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है कि भाई ये बंदा रिकॉर्डिंग ही नहीं करता, मतलब कि इसको ऑथराइज या अप्रूव नहीं करता। क्लियर हो गया? और ये रिकॉर्डिंग के बगैर ही डायरेक्ट चला जाता है जी यहाँ पे, और इसको जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया बंदे ने कि भाई पीछे से ऑथराइज या अप्रूव हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। एंड देन इसके बाद क्या होता है कि जो पेमेंट वाला बंदा है वो पेमेंट भी इनिशिएट कर देता है। यहाँ पे अभी हमें सिनेरियो को समझिएगा कि इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या है। हमने यहाँ पे पहले सिनेरियो में ये देखा कि भाई वहाँ पे तो कोई कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, और ये वाले रिस्क काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स की तरफ जाएंगे। अभी दूसरे सिनेरियो में क्या है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने लाइक डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या इफ़ेक्टिवनेस अगर हम देखें कि क्या वो अप्लाई भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है? यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखें, क्या उस बंदे ने ऑथराइज अप्रूव ही नहीं किया और आगे सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? तो यहाँ पे अभी हम क्या इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई कर सकते हैं, या हमें फर्दर यहाँ पे टेस्टिंग की ज़रूरत है, और हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आगे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या था कि कंट्रोल्स थे ही नहीं, दूसरे पॉइंट में क्या है कि कंट्रोल्स हैं लेकिन उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये जो अभी हमने दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, ये क्लियर हुआ है आपको? ठीक है, हम आप समझ रहे हैं, ज़रा पहली क्लास है, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने हैं। ज़रा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑडिट प्रोसेस की बात कर लेते हैं
कि जो ऑडिट प्रोसेस है ये किस तरह से चल रहा होता है। देखिए, सबसे पहले स्टेप ए है, और स्टेप ए में हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। या तो हम क्लाइंट को फर्स्ट क्लाइंट है क्लाइंट एक्सेप्टेंस में जाएं, या हम क्लाइंट कॉन्टीन्यूस में जाएं कि पहले हम उसको ऑडिट कर चुके हैं, दोबारा हमारे पास वो ऑडिट इंगेजमेंट आ रही है तो हम कॉन्टीन्यूस पे चले जाते हैं। आप क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते, उसकी 100 रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रॉड का मसला है या कोई भी ऐसा इशू है, आप एक्सेप्ट नहीं करें, कॉन्टीन्यूस में जाएंगे। चलें, अभी हमने फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात की तो यहाँ पे इंगेजमेंट लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम इंगेजमेंट लेटर को स्टडी तो नहीं करने वाले, ये आपने थ्योरेटिकल काफ़ी पढ़ लिया है, इसके क्या कंपोनेंट होंगे, इसका क्या तरीक़ाकार होगा। सिंपल सी बात यह है कि इंगेजमेंट लेटर में आप बताते हो कि भाई ऑडिट करेंगे, ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जो मैनेजमेंट है कंपनी की उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एग्रीमेंट बन गया, इंगेजमेंट लेटर बन गया, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप है जी प्लानिंग। इंगेजमेंट लेटर साइन हो गया, वैसे तो प्रैक्टिकली क्या क्या काम हो रहे होते हैं, इंगेजमेंट लेटर बाद में साइन हो रहे होते हैं और सारे काम पहले हो जाते हैं। ये तरीक़ाकार मार्केट में बड़े डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है काम। अच्छा जी, प्लानिंग स्टेज में क्या होगा कि हम भाई कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी की क्या टाइप है, इस कौन सी इंडस्ट्री में ये ऑपरेट कर रही है। हम यहाँ पे मटेरियलिटी लेवल सेट करेंगे, ये मैंने सारा आगे पढ़ना है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है या जो भी है उसका क्या तरीक़ाकार होगा मटेरियलिटी का, ये सब कुछ हम सीखेंगे। प्लानिंग स्टेज पे हम ऑडिट का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीसरी स्टेज आ गई जो कि हम पीछे भी हमने देखा, ये है जी रिस्क असेसमेंट के लिए। यहाँ पे समझिएगा, ये प्लानिंग नंबर 1, ये नंबर 2 और नंबर 3। एक्चुअली ये जो तीनों है ना, एक्चुअली ये 3 टाइप ऑडिट टेस्ट होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में आप क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट में आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी, जिस तरह हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा इसमें, कि कंपनी की क्या वॉक थ्रूज़ हैं, क्या तरीक़ाकार है, जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं फॉर एग्जांपल वो इस्टेब्लिश्ड हैं, और क्या उनकी ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस क्या है, ठीक है। ये सब कुछ असेसमेंट करने के बाद आप चलते हो कहाँ पे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ गए आप, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आने के बाद आपने देखा कि सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों की बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे देखा रेवेन्यू की फ़िगर, रेवेन्यू को आपने असेस किया और साथ बैलेंस शीट में अपने रिसीवेबल्स को देखा, क्योंकि ये काफ़ी लिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। और कंपनी की क्या पॉलिसी है कि वो ज़्यादातर पॉलिसी क्या, वो ज़्यादा जो उनकी सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कहाँ पे शो हो रही होंगी? रिसीवेबल्स में। ये कंपनी क्या कर सकती है? इसको ओवरस्टेट कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी कहती है कि भाई फॉर एग्जांपल इसकी फ़िगर है 50 मिलियन, क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, ये रेवेन्यू की क्रेडिट सेल्स की 50 मिलियन फ़िगर है। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई मे बी यहाँ पे ये ओवरस्टेट करे और ये फ़िगर 30 मिलियन हो, ऐसे एज्यूम कर लें। तो यहाँ पे हम किस तरह के प्रोसीजर लगाएंगे? यहाँ पे कंफर्मेशन का एक पॉइंट होता है जी। हम क्या करेंगे? कंपनी को कहेंगे कि भाई ये रिसीवेबल्स का डाटा दो मुझे, और डेटा भी दो साथ, जो है ना आपके पास अगर एजिंग रिपोर्ट अवेलेबल है तो एजिंग रिपोर्ट भी दो। आपने बोली, आपने सैंपल सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने कन्फर्मेशंस भिजवा दी, ठीक है। अभी कन्फर्मेशंस 2 तरीके की यहाँ पे हो सकती हैं। एक, आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात कर रहे हो, मतलब कि डायरेक्ट कंपनी का जो क्लाइंट है, कंपनी का कस्टमर है, उससे आप रिसीवेबल से आप डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले रहे हो। दूसरे में ये है कि आप कंपनी को कह रहे हो कि मुझे करवा के दो। कंपनी को नहीं कहते, हमेशा हम खुद ही कहते हैं कि भाई हमें वो डायरेक्ट करे, ठीक है, हमारे एड्रेस पे वो भेजे। तो यहाँ पे हम बैलेंसेस को कंफर्म करेंगे। अगर वो कहता है कि भाई ठीक है ये 50 मिलियन है तो इट्स ऑल राइट, हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सभी हेड्स की देने के बाद। हम देखते हैं सभी हेड्स को हमने देखा, असर्शंस को देखा कि फॉर एग्जांपल असर्शंस की भी हम बात करेंगे कि अगर फिक्स एसेट हैं तो क्या वो एग्जिस्ट कर रहे हैं,
अगर रेवेन्यू है तो क्या वो रेवेन्यू इस्टेब्लिश हो चुका है। सारी चीज़ें हम देखने के बाद हम चौथे स्टेप पे आ गए, विच इज़ रिपोर्ट। और हमने ऑडिटर ने जो फॉर एग्जांपल आपने ओपिनियन दी कि हमारी ओपिनियन में रीज़नेबल अश्योरेंस जो है ना हम दे रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ना ये फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपने उसको ओपिनियन दे दी। एक्चुअली ये प्रोसेस है और इसी में आप जो है ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक्चुअली इन पे ऊपर ज़्यादा ज़ोर होता है, रिस्क असेसमेंट में इंटरनल कंट्रोल्स पे ज़्यादा ज़ोर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमारा एजेंडा ये होगा कि हम वर्किंग पेपर्स के ऊपर जितना ज़्यादा टाइम लगा सकें, वर्किंग पेपर को सीखें, प्रोसेस को सीखें, वॉक थ्रूज को सीखें और किस तरह से प्रैक्टिकली ये सारा काम हो रहा होता है हम इसको अंडरस्टैंड करें। आपका फीडबैक भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।